हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं भोला कुमार आज आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आप मेरा सेट 2 और सेट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से जाकर भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी टाइप से आपको हमेशा टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस कराते रहा जाएगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 बरस पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था और 10 बरस के बाद यह अनुपात 2:1 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 10 बरस पहले और 10 बरस बाद यानी कितने का अंतर आ रहा है, 20 साल का। तो पहले क्या अनुपात था, 3:1 था और 10 बरस के बाद 2:1 है। और कितने साल का गैप है, 20 साल का। तो यहाँ पर आप लड़ाई कंसेप्ट का यूज कर लीजिए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 यानी अनुपात 1 का रेशियो। और इसमें कितना का अंतर है, 2 - 1 यानी 1 का अंतर है। तो 1 में आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो अब देखिए ये पिता का उम्र है, ये आपका पुत्र का है 10 बरस पहले का। तो 10 बरस पहले पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 20 × 3 = 60 बरस। 60 बरस आपका हो गया ये 10 बरस पहले, लेकिन वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो इसमें 10 साल आप ऐड कर दीजिए यानी टोटल हो गया 70 बरस। यानी पिता का जो अभी वर्तमान उम्र है वो आपका हो जाएगा 70 बरस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेना अनिवार्य है, यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, तो परीक्षा का पूर्णांक। अब एक चीज़ यह बताइए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका मार्क्स जो है 60 नंबर आ रहा है, अगर आप 20 नंबर से फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आपको 80 नंबर लाना था। 80 नंबर अगर आप लाए होते तो आप उस परीक्षा में पास हो गए होते। तो यहाँ पर भी उसी मेथड का यूज करेंगे, यानी 145 में इस 23 को ऐड कर लेंगे, यानी टोटल जो पासिंग मार्क्स था आपका 8 और यानी 168 अंक आपको लाना था। अगर इसकी बात की जाए परसेंटेज में तो यानी 35% का आपको दे दिया है 168 वैल्यू। तो परीक्षा का पूर्णांक तो आपको पता है, कोई भी परीक्षा हो उसका पूर्णांक जो है 100% ही होता है। तो 1% का जो वैल्यू होगा 168/35 हो जाएगा। तो इसलिए 100% का जो वैल्यू होगा यानी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 7 = 35, 5 से 20 और 7 × 2 = 14 और 2 × 7 = 28, यानी टोटल जो पूर्णांक था वो 480 का था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दिया हुआ है, एक ईंट की माप इतना सेंटीमीटर इतना है, इसकी जो बीमा है ये है आपका 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी। अब एक सेकेंड इस क्वेश्चन को हम लोग समझने के लिए जैसे मान के चलिए, अगर हमको एक दीवार ही बनाना है, एक छोटा सा दीवार, जैसे मान के चलते अगर उसमें 3/5 का ईंटा है मेरे पास, यानी 5/3 का, तो एक ईंटा का आपका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूरा दीवार का जो है क्षेत्रफल अगर दिया है 600 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसमें कै गो ईंटा लगेगा, यानी 40 गो ईंटा लगेगा। यानी डिवाइड कर देंगे तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। दीवार बनाने के लिए ईंटों के जो संख्या लिखेंगे, यानी ईंटों की जो संख्या होगी आपकी, सबसे पहले आप कमरा यानी जो दीवार है, दीवार का आपका बीमा लिख लेना है 21 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए क्योंकि ये ईंट की जो माप है वो सेंटीमीटर में है। 12 मीटर ऊंची है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए। और 36 तो खैर सीएम में है, उसमें कुछ नहीं करेंगे। और ये आपका 28 हो जाएगा, × 18 × 6, 6 दूनी 12, 2 9 28, 9 चौके 36, 4 7 28, 7 या 21, यानी 3 पर आप कितना जीरो डाल दीजिए, 4 जीरो। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ईंटे की आपको ज़रूरत होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। x का जो वैल्यू दिया है √3 + 1/√3 - 1
और y का जो वैल्यू दिया है √3 - 1 बटा √3 + 1, तो x² + y² का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x जो है इसका हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे और इस तरह से आप कर लीजिए रेशनलाइज। अगर माइनस है तो ऊपर में आप प्लस कर लीजिए इस तरह से, और आप देख रहे हैं a + b यानी a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में आप कीजिएगा a - b इंटू a + b कीजिएगा तो a² - b² होता है, यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और -b² यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a का वैल्यू क्या है √3, तो √3 का अगर आप करते हैं स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, a² + b² अब +2ab और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू मिला 4 + 2√2 अब बटा 2 हो जाएगा। इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + √3 अब बटा में 2 हो जाएगा। इस तरह से ये कट जाएगा। तो मेरा x का जो वैल्यू निकला 1 + √3 निकला, तो x² का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब आप कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आप +3 आप प्लस है आपका हो जाएगा 2√3, यानी इसका आंसर है आपका 4 + 2√3 हो गया इसका x² का। अब एक चीज़ आपको और क्या करना है, अब आपको y² का जो वैल्यू है उसको आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले y को हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, यानी अगर हम बात करें y का अगर रेशनलाइज आप कीजिएगा तो अगर यहाँ पर देखिए तो y का जो वैल्यू मिलेगा 1 - √3 मिल जाएगा, 1 - √3। अच्छा, अब इसका y² निकालिएगा तो आपका 3 और 4 हो जाएगा, अब 4 - 2√3 हो जाएगा y² का वैल्यू। x² का वैल्यू हो गया, ये सही है, चलिए ठीक है। √3 + 1 3 + 1 + 2√3 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। ओहो सॉरी यहाँ वही तो बोल रहे हैं, यहाँ 2 हो जाएगा ना जी, 2 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 - √3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं तो +3 ऐड हो जाएगा, यानी 7 - 2√3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है x² का जो वैल्यू है इतना आ रहा है 7 + 2√3 और y² का जो वैल्यू है 7 - 2√3 आ रहा है। तो x² + y² का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 7 + 2√3 +7 - 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 - 7 14 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान आयतन वाले 2 लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया हुआ है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अच्छा एक सेकंड, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए πr²h। 2 दिया है बेलन, दोनों का सेम है, तो πr1² h1 = πr2² h2, पाई कट गया। अच्छा, ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका ऊंचाई क्या है 1 है और इसका ऊंचाई क्या है 2 है, तो त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें r1² और r2² का अनुपात पूछ दिया जाए तो जो इधर का है वो इधर आ जाएगा, यानी r2 के साथ जो होगा ना तो वो r1 का हो जाएगा, r1 के साथ जो है वो r2 का हो जाएगा। तो 2:1 आ गया इसका r1² का, यानी इसके जो त्रिज्या है उसके वर्ग का जो अनुपात है 2:1 है। तो हमको केवल त्रिज्या का अनुपात बताना है तो रूट लगा देंगे, यानी √2:1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को इसमें देखते हैं। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल ज्ञात करना। तो बहुत ही सिंपल है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा जो ट्रेन है, एक तो अपना डिस्टेंस कवर करेगा और साथ में प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तब उसको बोलेंगे कि वो पूरी तरह से क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना तय करेगा, जो कुल दूरी होगा आपका 120 और प्लस 100 यानी 220 मीटर की दूरी वो तय करेगा। कितना सेकंड में 10 सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 220 बटा 10 कीजिएगा तो यानी 22 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, यदि a और b समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के मूल हैं तो a बटा b प्लस b बटा a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, इसका आप गुणनखंड निकाल लीजिए।
3 दूनी 6, 6 को आप तोड़िए 2 भाग में, 2 3 6, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपका ये -5 आना चाहिए। तो 3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से आप x कॉमन निकाल लीजिए, 3x माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये जो आपका 3x माइनस 2 है, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए 3x माइनस 2, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस 2 ये तो आपका जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पर जो x लगा है और यहाँ पर -1 बराबर 0। तो x का जो वैल्यू मिला यहाँ से आपको 2/3 हो जाएगा, और x का जो वैल्यू है 1 हो जाएगा। तो x मतलब क्या, a, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया, और ये आपका b का वैल्यू हो गया। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल निकलेगा, और दोनों मूल दे दिया है a और b। तो a का वैल्यू हम क्या रखेंगे 2/3, और b का वैल्यू 1, तो मतलब 2/3 ही हो जाएगा। आप प्लस b का वैल्यू हम 1 रखेंगे अपॉन 2/3, यानी 2/3, और इस ये तो पलट जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 होगा, और 3 3 जा 9, यानी आपका 13/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार ने 10,400 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेचा, और उस धन से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा। अच्छा, ओवरऑल आप देखते हैं कि एक ही वस्तु को खरीदा बेचा जा रहा है, यानी जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एक ही वस्तु पर हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों सेम है और एक बार हानि हो रहा है और एक बार लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल मिलाकर आपका हानि ही होगा, और हानि परसेंट कितना होगा आपका x²/100, यानी 20²/100 कर दीजिए, आपका 4% का हानि हो जाएगा, क्योंकि 20² 400/100 यानी 4%। तो कितना पर होगा उसको, इतना पर हानि होगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज हानि नहीं पूछ रहा है कि कितना हानि हुआ। तो 10,400 का आप 4% निकाल लीजिए, आपका हानि हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 416 रुपये का उसको हानि हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 529 ये 52,900 के गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिया है तो आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। 529 × 100 कर दीजिए। 529 को तोड़िएगा तो 23 और 23 इधर हो जाएगा। इसको आप तोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब आप इसको किस तरह से लिखिएगा, अगर हम आपसे बोल दें 529, इस तरह से आप पहले लिख लीजिए। 23 2 बार आया है, 23 2 बार लिख लीजिए। 2 2 बार आया है, इसको लिख लीजिए। 5 2 बार आया है, इसको आप लिख लीजिए। और जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 2 है तो पावर में 1 ऐड 3 हो जाएगा। यह भी पावर 2 है तो इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, 3 हो जाएगा। यह भी 2 है, 1 ऐड कर दीजिए। तो 33 9 तिया 27, यानी टोटल जो गुणनखंडों की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज बना लेंगे। और समचतुर्भुज बन गया मेरा, क्योंकि चारों इसका भुजा बराबर होना चाहिए। मान के चलिए भुजा बराबर है और एक भुजा जो है आपका 25 सेंटीमीटर, मान के चलिए 25 है, तो टोटल 25 25 हो जाएगा। और एक विकर्ण क्या है, 30 है, तो 30 है, और ये मान के चलिए इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये एक दूसरे को विकर्ण जो है 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो ये 25 है, ये 15 है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। कर्ण दिया 25 और इसको या लंब ले लीजिए या आधार ले लीजिए, और एक दिया है 15, एक 15 दिया है और एक पूछा जा रहा है एक 25 है। तो अब इसका देखिए रेशियो क्या है, 5 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 5 से काटिएगा ये 4। तो जो ट्रिपलेट बनता है वो किसका बनता है, 3 4 5 का। तो यानी 4 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा 20, ये भी 20। तो टोटल जो विकर्ण का लंबाई हो जाएगा इसका 40 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण हो गया आपका 40 है और एक विकर्ण दिया है 30,
तो ये 2 से आपका 20 हो जाएगा, यानी 600 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि संख्या इतना दिया हुआ है, उसका पावर 153 के इकाई स्थान में कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है यानी 2 है, तो 2 का पावर हो 153 लिख लेंगे। और एक चीज़, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 4 लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 के पावर 4 जो भी होता है उसका जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई स्थान जो होता है वो 6 होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, 4 लिख लेंगे। और इसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे 153 में। 153 में 4 से आप डिवाइड कीजिएगा, 4 3 12 3 और 3 4 8 32, यानी आपका रिमाइंडर 1 बच गया, यानी इसके पावर 38 आप लिख लीजिए, इंटू 2 के पावर 1 लिख लीजिए। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो तो आपको पता है कि 6 होगा, और इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 6 में 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट हो गया वो क्या हो गया, 2 हो जाएगा, यानी इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, इसका 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया है कि 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की परित्रिज्या को बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका ट्रिपलेट बन रहा है, 12 16 20। तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज है। ये आपका हो गया 20, ये आपका मान के चलिए कोई भी 16 लीजिए, इसको 12 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो जो परित्रिज्या होता है, परित्रिज्या मतलब समझ रहे हैं क्या, बाहर की त्रिज्या, यानी ये जो रहा होगा त्रिभुज इस तरह से इसके अंदर रहा होगा, तो ये आपका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपका ये जो कर्ण होता है, कर्ण का आधा हो जाता है परित्रिज्या का, यानी जो परित्रिज्या होता है वो होता है कर्ण बटा 2 हो जाएगा, यानी 20 बटा 2 यानी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a+√b है और a-√b है। तो सबसे पहले आपको एक द्विघात जो समीकरण होता है उसका जो कैसे निकाला जाता है उसको आप ध्यान रखिए। तो समीकरण निकालने का सूत्र आप देख लीजिए, द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, ये मूल है। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू दिया है और बीटा का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यानी a+√b आप प्लस a-√b निकाल दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू मिला 2a मिला, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा a+√b इंटू a-√b। जब आप कीजिएगा तो a+b इंटू a-b का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b², यानी a² माइनस b हो जाएगा, क्योंकि √b का स्क्वायर कीजिएगा तो b हो जाएगा। तो इस समीकरण में आप वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2a हो गया, x आप प्लस आपका हो जाएगा ये a² माइनस b, इतना बराबर 0 आप लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है x जो है प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है। यदि 2 प्रेक्षणों 0 और m को इसके साथ शामिल कर लिया जाए तो नया माध्य ज्ञात करना है। तो एक सेकेंड आप समझिए, x प्रेक्षण का माध्य m है तो कुल कितना योग हो जाएगा, x गुण m हो जाएगा कुल योग। इसमें और 2 को शामिल कर रहे हैं, यानी एक 0 को और एक m को, एक 0 को और एक m को। तो टोटल कितना हो गया नंबर, पहले x था नंबर और इसमें आपका 1 बढ़ गया 2 को बढ़ गया, यानी x + 2 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो हमारा नया माध्य निकल जाएगा, यानी x दोनों में आप देख रहे हैं m कॉमन मिल रहा है, m ले लीजिए बाहर, इसमें x बच गया +1 हो जाएगा, अब बटा में आपका x + 2 हो जाएगा, ये आपका नया माध्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया है sin 75 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको इस तरह से आपको लिखना है जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे आप sin 45 यानी 30 प्लस आप 45, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है किस फार्मूला पर आ गया, sin a + b। तो sin इंटू a + b का जो फार्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2
और आपका 1/√2। तो इस तरह से आप करते हैं तो 1/2√2 आप प्लस √3/2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 + √3/2√2। अगर आगे आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, परिमीकरण करके 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, उस तरह से भी आप आगे करके आंसर ला सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 28% और 36% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। तो जिससे हम ले लिए तीसरी संख्या और इधर दूसरी संख्या और एक पहली संख्या। तो तीसरी संख्या अगर हम 100 ले लिए तो पहली संख्या उससे कितना कम है 28%, यानी 72 हो गया, और दूसरी संख्या 36 कम है यानी 64 हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना कम है। तो देख रहे हैं कितना कम है, 8 कम है, कितना था 72 है, इंटू 100, 8 9 72 यानी 100/9% आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि 3x - y = 5 है तो 8 के पावर x/2 के पावर y का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप इजीली वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 और y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 6 - 1 = 5 हो जाएगा, यानी 8 के पावर आप 2 लिख लीजिए और 2 y के पावर 1 लीजिए। तो 8 के पावर 2 मतलब 64 और 2 के पावर 1 मतलब 2, यानी आपका 32 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। अगला जो क्वेश्चन दिया है 18 नंबर जो क्वेश्चन है, जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120 से √3 मीटर ऊपर से देखा जाता है तो उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण जो है, जैसे मान के चलिए एक लाइट हाउस है, ये आपका यहाँ से शीर्ष से हम देख रहे हैं और ये आपका जहाज चल रही है आपका समुद्र में, तो 120 मीटर ऊपर है, 120√3 मीटर आपका ये लाइट हाउस है। तो एक सेकंड आप यहाँ से देख सकते हैं जहाज का जो अवनमन कोण जो है वो 30 से क्या हो गया, एक सेकंड 30 इधर होगा, 30 से 60 हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम 60 क्यों नहीं लिखे और यहाँ 30 क्यों नहीं लिखे। तो इधर से अगर हम जिस तरह से बढ़ते जा रहेंगे तो कोण जो है हमारा बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए हम इधर 60 नहीं लिखेंगे, इधर आपका 30 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 60 लिखेंगे। तो ये आपका डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है ये वाला, तो देख लीजिए आप tan 60 डिग्री यहाँ ले लीजिए, tan 60 डिग्री इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, पहले छोटा वाला में 120√3 बटा में ये जो वैल्यू है इसको आप लिख लीजिए। तो इसको हम ले लिए y ले लिए, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 120√3 बटा y, ये कट जाएगा, यानी जो y का जो वैल्यू मिला 120 मिला। अच्छा अब एक चीज़, अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में हम चलेंगे, तो पूरा बड़ा में क्या है tan 30 डिग्री बराबर 120√3 हो जाएगा, और बटा में x + y हो जाएगा। अगर tan 30 का मान लिखते हैं तो 1/√3 बराबर 120√3 और बटा x + y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 120√3 में आप √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x + y बराबर हो जाएगा आपका 360, और y का जो वैल्यू दिया है वो आपका 120 दिया हुआ है, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 360 में से 120 आप घटा दीजिएगा तो 240 मीटर आंसर आ जाएगा। ये आपका प्रोसेस है सोल्व करने का। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एक गोले की त्रिज्या जो है 40% कम कर दी जाती है तो उसका परिणाम कितने % कम हो जाएगा। एक सेकेंड, जो आपका त्रिज्या है 40% कम कर रहा है, तो कोई भी है चीज़ ओवरऑल अपने आप में 100% होता है, तो अगर 100% है तो अब उसको कितना कर दिया गया 40 कम किया गया, यानी अब उसको 60 पर लाके रख दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 और 5, यानी 5 से अब कितना हो गया 3 हो गया, तो उसका परिमाण मतलब क्या होता है आयतन, तो इसका आयतन कीजिएगा तो 5 × 5 = 25 × 125 हो जाएगा, इसका आयतन कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। तो कितना कम हो गया, पहले 125 था अब हो गया 27, तो 98 का कमी हो गया, कितना पर 125 पर इंटू 100 कर दीजिए, 25 × 4 = 100 और 25 × 5 = 125,
98 में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 8 चौके 32 की 2 3 हासिल और 9 चौके 36 3 39/5 आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा 7 5 35 और 4 78.4%। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर, संख्या 1A5A01 में ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ याद होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। तो कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होता है? यदि उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो तो संख्या आपका 11 से विभाज्य होता है। तो चलिए हम ले लेते हैं। चलिए आप इसको, जिसे हम इसको ले लिए 1 और 5 एक ये, तो आपका इसका कितना आ रहा है 6 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है a 2a + 1। तो 2a + 1 -6, इसका वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो अगर हम 0 रख रहे हैं तो आप देख लीजिए, तो 2a - 5 = 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 5/2 जो कि आपका पूर्णांक नहीं हो रहा है, भिन्न में आ रहा है, इसीलिए हम 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर 11 रख के चेक करेंगे। तो 2a + 1 -6 यानी -5 हो जाएगा = 11 हो जाएगा। तो 2a = 11 + 5 यानी 16, यानी a का जो वैल्यू मिला हमारा 8 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 250 सैनिकों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। तो ले लीजिए 250 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। यदि 50 सैनिक चले गए तो कितना दिन खाना चलेगा? तो 50 सैनिक चले गए तो अब कितना बचा 200। अब मान के चलिए कितना दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा। चलिए अब यहाँ देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 चौके 20, 30 × 5 = 150 और बटा 4 बराबर 100 हो जाएगा। इससे आप काटिएगा तो 37.5 होगा। यानी जो खाना था टोटल कितना दिन चलेगा 37.5 दिन चलेगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी। पहले कितना दिन तक चल रहा था 30 दिन तक, लेकिन अब चलेगा 37.5 दिन तक। कितना दिन ज़्यादा चलेगा? तो आपका 7.5 दिन, क्योंकि आप 37 में से आप 30 को माइनस कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत इतना है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 है इसमें शामिल किया जाता है तो कक्षा का नया औसत कितना हो जाएगा? तो अच्छा एक चीज़ ये बताइए, 35 गो छात्र पहले था, अभी 2 गो छात्र आ गया, तो अब टोटल क्या गो छात्र हो जाएगा? आपका 37 हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए नया औसत। अच्छा एक चीज़, अब देख रहे हैं कि 35 छात्रों, तो 35 छात्र द्वारा प्राप्त अंक कुल कितना हो जाएगा? तो 35 × आप 63 कर दीजिए आप प्लस, और 2 छात्र का औसत कितना था 85.5, तो कुल 2 छात्र कितना नंबर लाया 2 × 85.5 कर दीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 63 × 35 आपका हो जाना चाहिए 2205 हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस इसका हो जाएगा 171 हो जाएगा, अब बटा में 37, इसको आप जोड़ते हैं तो 2376/37 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको आप डिवाइड कीजिएगा 6.2 और आपका वो तो 1 हो जाएगा और आगे जाएगा, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लड़का जो है 16 रुपये प्रति अंडों की दर से अंडा खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। तो 16 रुपये में क्या गो अंडा खरीद रहा है 18 गो अंडा, यानी 18 जो अंडा है वो जो है 16 रुपये में खरीदता है, तो एक गो अंडा कितना में खरीदेगा तो 16/18, आप 8/9, यानी एक अंडा का जो क्रय मूल्य है वो आपका इतना आया क्रय मूल्य। अच्छा अब कैसे बेच रहा है, 22 अंडा जो है उसको 20 रुपये में बेच रहा है, तो एक अंडा 20/22 यानी 10/11 हो जाएगा। अब इसको सिंपल आपको करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर 9 और 11 का एलसीएम ले लेना है 99, यानी इसमें 11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आपका 99,
99 करना है तो आप कर दीजिए, नहीं सॉरी यहाँ पर 99 से मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम जो आया है उससे। तो 11 9 99, 11 8 88, ये आपका 90 हो जाएगा। यानी खरीदा 88 में, बेचा 90 में, तो लाभ कितना का हुआ? 2 रुपया का। किस पर? यहाँ पे ले लीजिए परसेंट लाभ निकाल लीजिए। तो परसेंट लाभ बराबर क्या होता है? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य 88 है, विक्रयमूल्य 90 है, तो आपका लाभ हो गया 2 रुपये का। किस पर? क्रयमूल्य पर। 88 × 100, 2 से आपका 44 हो जाएगा, 4 से 11 बार में, 4 से ये 25 बार में, यानी आपका 25/11% का लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर। नेक्स्ट आपका जो 24 है, क्वेश्चन दिया है 1 2 3 8 9 6 3 7 8 y 11 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको 72 के विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है? जो संख्या 72 से विभाज्य होता है वो आपका निश्चित तौर पर 8 और 9 से विभाजित होना चाहिए, दोनों से। अगर दोनों से विभाजित हो रहा है तो वही संख्या आपका 72 से विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होना? अब इसमें 8 और 9 हो गया, तो अब इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन संख्या 8 से कटेगा। तो 8 से कटने के लिए जो लास्ट 3 डिजिट है वो आपका 8 से कटना चाहिए। तो 8 से आप डाल दीजिए 7 8 y, 8 9 72 6। अगर 8 के टेबल में 64 होता है, आपको पता है 8 8 64, तो यानी y का जो वैल्यू मिला हमारा क्या हो गया? y का वैल्यू आपका 4 हो गया। अब x का वैल्यू हम देखेंगे क्या होगा। अब देखिए इसको सबको ऐड कीजिए 9 से। अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो पूरा दिया गया संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। 2 1 3 3 3 6 6 8 14 14 9 23 23 6 29 3 32 32 8 40 7 47 47 4 51। 51 में हम क्या जोड़ दें कि वो 9 से कट दे, तो 9 नक्षक 54 होता है। यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। तो इसमें आप पुट कर दीजिए √7, x का वैल्यू आप 3 रख दीजिए और y का वैल्यू आप 4 रख दीजिए। तो आपका हो जाएगा 17 के 21 और 7 के 28 बराबर 49, यानी √49 का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 मानों का प्रसरण जो है 16 है। यदि प्रत्येक मान दोगुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन आपको ज्ञात करना है। तो प्रसरण दिया है तो मानक विचलन आपको पता होना चाहिए। का सूत्र क्या होता है? मानक विचलन बराबर होता है रूट प्रसरण। तो रूट प्रसरण यानी 16 हो जाएगा, यानी 4। अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, नोटिस करने वाला चीज़ है, प्रत्येक मान को दोगुना किया जाता है। तो जब दोगुना किया जाएगा तो विचलन भी क्या हो जाएगा? वो भी दोगुना हो जाएगा। तो अगर मानक विचलन 4 है तो अब इसका जो है मानक विचलन क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को अच्छा से कवर कर लिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।